अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। दो छोटे छोटे से सवाल दिए थे। किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई मेरी बात को। दो सवाल दिए थे, करने की कोशिश की होगी। सच्ची सच्ची किसने किए दोनों सवाल होमवर्क? बॉयज ओनली तो नहीं कहा था मैंने? अच्छा है ठीक है। अच्छा, दो नसीहतें सुन लें। एक तो ये कि बुक से रिलेटेड कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो कुछ लेक्चर नोट्स में लिखवा रहा हूं, जब तक मैं खुद किसी बुक के पेज पे आपको नहीं ले जाता, क्योंकि कुछ टेबल्स बनाए मैं वो कहूंगा कि बुक के फलाने पेज पे आ जाएं, जो मैं सामने स्क्रीन पे भी खोल लिया करूंगा, एंट्रीज हैं इस तरह से। उसके अलावा सारा कुछ आपको रजिस्टर में लिखवा रहा हूं। फिर जो सवाल पास्ट पेपर का, क्योंकि बुक में मोस्टली पास्ट पेपर के सवाल ही हैं, कुछ हैं जो मैंने इलस्ट्रेशंस बना के डाली हैं, वरना मोस्टली पास्ट पेपर हैं। जब तक खुद पास्ट पेपर क्लास वर्क या होमवर्क कह के ना दूं, तब तक आप बाकी सवालों से पंगे ना लीजिएगा, क्योंकि जो जिस तरतीब से चलाऊं वो है। हाँ, जब एक चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, जो क्लास वर्क होमवर्क कराने थे करा लिए, अब हस्बे तौफीक हस्बे जायका जो बचे हुए सवाल को करना चाहे कर ले, लेकिन उससे पहले ना करिए। दूसरा, एक बच्चे ने पूछा था ऑनलाइन के क्या ये सारी बुक याद करनी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको मैं रजिस्टर में सब पढ़ा रहा हूं, बनवा रहा हूं, न्यूमेरिकल है, याद तो बहरहाल करना ही होता है, इतना तो करना ही होता है ना। आपको ये तो पता हो कि क्या चीज फलाने में ऐड करनी है क्या नहीं करनी है, तो इतनी को तो याद करनी है। अदरवाइज बुक में से कुछ चीजें हैं जो मैं मार्क करवा दिया करूंगा याद करने वाली, वो भी मैं ही मार्क करवाऊंगा। अच्छा, ये तो होगी किताब से रिलेटेड बात। ये जो आपका होमवर्क है ना और टेस्ट है, ये है आपका ही फायदा। लेकिन मैं बड़ा जज्बाती सा टीचर हूं, और एक क्लास आपने देख भी ली थी, तो मेरे लिए ना सच्ची बात यह है कि ये सीधी सीधी बदतमीजी लगती है मुझे जरा के, कि मैं आपको एक साल होमवर्क दे रहा हूं और आप वो नहीं कर रहे। मुझे बहुत पर्सनल लेता हूं मैं इस बात को, और टेस्ट को भी। तो एक तो ये कि इस फ्राइडे से टेस्ट शुरू कर लेते हैं। इस फ्राइडे को टेस्ट करेंगे, क्लास टाइम में नहीं होगा, आप पूरे दिन में जिस टाइम मर्जी, वो रूम अवेलेबल होगा, वो आपको बता देगा कितने को रूम में ढूंढ लेना खुद ही। तो फ्राइडे वाले दिन टेस्ट। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इनके लिए टेस्ट अपलोड हो जाया करेगा, इनके लिए कोई कैद नहीं है कि फ्राइडे के दिन ही करना है, पता नहीं कौन कब किस लेक्चर तक पहुंच रहा है। तो ये आप जो सामने बैठे हुए हैं, अगर तमीजदार बच्चे हैं, टेस्ट दे देना प्लीज। और होमवर्क जो देता हूं मेरे बच्चों को किया करो, किया करें होमवर्क। अच्छा, अब मसले आए हैं, ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस। एक मैंने क्वेश्चन कहा था लेसन 6, बहुत सारे मसले होंगे जिन्होंने जरा सी भी कोशिश की होगी तो होंगे मसले। करता हूं, डिस्कस कर लेता हूं। जिन्होंने नहीं भी किया, आप डिस्कस कर ही रहा हूं तो अब पढ़ लें सवाल। इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लें, डिस्कस करने लगा हूं तो पढ़ लेना ताकि फायदा तो हो।
अच्छा, टेस्ट में ये जो अब तक और आज जो एनआरवी पढ़ा दूंगा, तो ये कॉस्ट और एनआरवी, फ्राइडे का टेस्ट का है आपको, वेडनेसडे ना आज, हाँ, तो भी आज आपको एनआरवी पढ़ाने लगा हूं, तो बस ये इन्वेंट्री की वैल्यू, इसी का टेस्ट, कल भी और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, तो इसी चीज का टेस्ट है। अच्छा, जो मेरी तरफ देख के इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा था इलस्ट्रेशन 6 पढ़ लें। चलें, ठीक है, पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है, ये कैसे पता चल रहा है? अच्छा, रॉ मटेरियल से ना, फैक्ट्री से तो पता नहीं चल रहा, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड से तो पता नहीं चल रहा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है, रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का वही जो कल फॉर्मेट लिखाया था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से मुराद है कि बिजनेस को मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ी और मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ी, यानी कितना मटेरियल खरीदा या कितना प्रोडक्शन में यूज हुआ, कितना यूज हुआ। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने ब्रैकेट में आपको बताया था कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, और डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, और परचेजेस दी हुई है, और परचेज में से डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, और इसके अलावा ये जो एबनॉर्मल लॉस 15,60,000 का, ये भी माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने कॉस्ट ऑफ कल, कॉस्ट ऑफ इस जगह करके कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला लिखा था, और फिर आपको ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी ऐसे ही है, बस परचेजेस की जगह इशू, सॉरी सेल्स की जगह बस इशू है। तो ओपनिंग मटेरियल, ये इधर फार्मूला लिख के बताया था, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है कितना, 6800 प्लस परचेजेस 96 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 90, और फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ वो सारे आउट्स जो अदर देन इशू हैं, तो वो नॉर्मल लॉस है माइनस 1560, और माइनस क्लोजिंग। ठीक है, इससे आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इस पे बताइए एतराज है तो? नहीं है एतराज। फिर इसके बाद हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेनी है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बल्कि मैं ना स्क्रीन पे खोल के बताता हूं। शकील ऑन करना है वो तो मैं कर लेता हूं, लेकिन वो रिमोट नहीं है। ठीक है, बहुत है। डायरेक्ट, जिन्होंने सवाल किया या चलो अब सुन लिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ओके। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसको कहते हैं? वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और गुड्स बनाने में डायरेक्टली इंगेज्ड हैं। अब आपको डायरेक्ट लेबर का तो वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस। अब सैलरी, अच्छा ये टेबल भी हो सकता है किसी को समझ ना आया हो, ये कॉलम ये बने हुए हैं कि सैलरीज एंड वेजेस उन लोगों की जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों के जो हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन लोगों की जो सेल ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन लोगों की जो रॉ मटेरियल के स्टोर में काम कर रहे हैं, और उन लोगों की जो फिनिश गुड्स के स्टोर में काम कर रहे हैं, वेयर हाउस स्टोर। सैलरीज एंड वेजेस फैक्ट्री में ही होंगे ना डायरेक्ट लेबर, बाकी तो नहीं होंगे। अब जो फैक्ट्री में है, इनमें से भी स्टैरिक लगा के लिखा हुआ है कि इसमें से 75% वो हैं जो प्रोडक्शन के साथ लिंक है, तो ये वेरिएबल हो गए, और प्रोडक्शन के साथ लिंक है, तो या तो ये पक्के डायरेक्ट लेबर है, हो सकता है कोई इनडायरेक्ट लेबर भी हो। इनडायरेक्ट लेबर नहीं बताया हमें, तो डायरेक्ट ही चाहिए था, तो वही डायरेक्ट ही होगा। तो इस 9200 का 75% ले लेंगे तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी जी। डायरेक्ट नहीं, अमाउंट नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओके। जिन्होंने नहीं भी किया होगा, कोई मसरूफियत होगी, कोई ना कोई मौत ही पड़ी होगी, नहीं किया तो अब कहा था ना पढ़ लें, पढ़ लिया। डायरेक्ट लेबर में मसला
नहीं समझ आया? सैलरीज एंड वेजेस, ये एम्प्लॉइज को ही पैसे दे रहे हैं ना, वर्कर्स को। तो वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज वेजेस ये हैं। फैक्ट्री के वर्कर्स या तो डायरेक्ट लेबर होंगे या इनडायरेक्ट लेबर होंगे। जो स्टेरिक लगा के लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें से 75% प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा, यानी वेरिएबल है। तो इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, कुछ अर्सा पहले बताया था, छोटे छोटे होते थे आप लोग। और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होती है। तो अब इसका 200 का 75% वेरिएबल है। अब वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन हमें इस सवाल में अशद जरूरत है डायरेक्ट लेबर की। इनडायरेक्ट लेबर नहीं अलग से बताई तो वो डायरेक्ट ही होगी, वो डायरेक्ट लेबर होगी। अभी भी नहीं? हाँ भाई बाकी जवान और ये नशेबी इलाकों के लोग नजर नहीं आया यार। हाँ जी, नीचे वाले रूम में है लोग जिंदा? ये तो वहीं से बंद है। श्याम, श्याम नीचे वाले रूम में माइक नहीं है किसी के पास? अच्छा, किसी का कोई सवाल इसमें डायरेक्ट लेबर में? अच्छा ठीक है। उसके बाद एफओएच। तो एफओएच में क्या शामिल है? वो तो मिसालें हैं ना, फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा। अब एफओएच की बात कर रहे हैं तो इस कॉलम को देखेंगे तो इसमें ये जो 9200 है उसका जो बाकी 25% है वो डायरेक्ट लेबर नहीं था ना, वो फिर इनडायरेक्ट लेबर है, वो एफओएच में आएगा। फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन एफओएच में आएगी, फैक्ट्री का रेंट एफओएच में आएगा, फैक्ट्री की यूटिलिटीज एफओएच में आएंगी। तो एफओएच में इसका 25% और ये तीनों। ओके। फिर मैंने आपको शुरू में दूसरे लेक्चर में शायद बताया था कि जो फिनिश गुड्स का स्टोर है उसके खर्चे फैक्ट्री के खर्चों में शामिल नहीं है, लेकिन जो रॉ मटेरियल का स्टोर है उसके खर्चे फैक्ट्री के खर्चों में शामिल हैं। तो ये रॉ मटेरियल के स्टोर के सारे खर्चे ये भी एफओएच में आएंगे। तो एफओएच में इसका 25%, ये सारे और ये सारे, ये एफओएच है। और बताएं इसमें किसी का कोई एतराज है तो? और एफओएच के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड क्यों और क्लोजिंग लेस क्यों ये अभी नहीं बताया, अभी फिलहाल इस चैप्टर में रटा ही है। और आप बताएं बेटे, इस सवाल में किसी ने कुछ पूछना तो जी? परचेज प्राइस डिस्काउंटेड है, क्यों लग रही है? ये कैसे लग रहा है कि ये डिस्काउंटेड है? लेकिन सवाल में उसने परचेज प्राइस का डाटा भी दिया हुआ है, डिस्काउंट का भी दिया हुआ है, तो लेस ही करना होगा, क्योंकि डिस्काउंटेड तो नहीं लिखा ना, तो फिर करनी होगी अभी लेस। जी ये कैसे साबित है हुई बात है? नहीं, परचेज प्राइस का वर्ड कह रहे हैं कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद को ही परचेज प्राइस कह सकते हैं, उससे पहले वाले को परचेज प्राइस नहीं कह सकते, ये कह रहे हो? हाँ जी, 10,000 को परचेज प्राइस नहीं कह सकते? नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? इंट्रो में सीखा था ऐसा आपको ना? इंट्रो में अगर आपके टीचर ने ऐसे बताया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको परचेज, तो वो ये कह रहे होंगे कि उस नेट से परचेजेस डेबिट करनी है। वो नेट है जिसको हम परचेज ट्रांजैक्शन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं है कि 10,000 को परचेज प्राइस का वर्ड ही नहीं बोल सकते हो, ये क्या कह दिया? ऐसे नहीं होगा अगर परचेज प्राइस कह देंगे तो 10,000 भी परचेज प्राइस ही है, उसमें से जब डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो नेट परचेज प्राइस हो जाएगी। बस सिर्फ ये बात होती है कि परचेजेस रिकॉर्ड कितनी अमाउंट से करनी है, 10,000 से कि 1000 माइनस करके 9,000 से, तो रिकॉर्ड 9,000 से करनी है। ये आपको इंट्रो में इस तरह बताया गया होगा। बाकी जो परचेज प्राइस कहा जा रहा है तो उस 10,000 को भी परचेज प्राइस ही कहेंगे, सेल प्राइस थोड़ी कहेंगे। नहीं मुतमिन? और बताएं सवाल में क्या पूछना है जी? इस तरह सॉल्व हो जाता है क्या मुराद है? ऐसे कैसे? अच्छा जी, ये ऑनलाइन में ग्रुप में भी किसी ने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि क्या सारा सवाल कैलकुलेटर पे सॉल्व करके सिर्फ एंड आंसर पेपर पे लिखना है या सारा सवाल सॉल्व करके दिखाना है? तो सारा सवाल सॉल्व करके दिखाना है ना, एमसीक्यूज तो है नहीं। ये तो आपसे अगर, यानी ये सवाल अगर, वैसे तो ये कॉस्ट का सवाल नहीं है, ये पुराने एफआर 1 का है, लेकिन अगर ये कॉस्ट में आए भी तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 7 नंबर तक का सवाल, 6 नंबर तक का सवाल है ये। तो 6 नंबर सिर्फ आंसर लिखे हुए पे थोड़ी मिलेंगे, सारी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, उसको सॉल्व लिख के दिखाना पड़ेगा। कौन सा कहा था मैंने? 6 ना? ये देखे ना, ये सब लिख के दिखाना पड़ रहा है।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कैसे बनी 9200 का 75%। तो ये करके दिखाना पड़ रहा है। मैं जितने सवाल भी बोर्ड पे सॉल्व किया करूंगा ना, वो प्रॉपर वर्किंग के साथ ही सॉल्व करूंगा। ये होमवर्क दिया था, इसलिए इसका सॉल्यूशन यहां बुक से देख लेना था। बाकी मैं बोर्ड पे जो भी सॉल्व करूंगा वो प्रॉपर वर्किंग के साथ सॉल्व करना होता है, सब प्रेजेंट करना होता है। तो ये देखिए ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर एफओएच कौन सा कैसे कैसे निकला, सब करके दिखाया हुआ है। तो बिल्कुल डिटेल प्रेजेंटेशन करनी होती है। अब इसके हवाले से बताएं आपको क्या परेशानी है, इसमें पूछो ना बेटे, क्या मजीद पूछे? ओके, और पूछे जी, बताएं आप है। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए फिनिश गुड्स का स्टॉक का काम है कोई कि नहीं है? तो उससे क्या आ जाएगा? तो ये क्या निकला है? किसमें से क्या प्लस, किसमें से क्या माइनस कर लूं? बताएं, बताएं ना। कितना है ओपनिंग? क्लोजिंग कितना है? 12,000। तो इसमें से ये माइनस कर लूं तो क्या आ जाएगा? मैं भी वैसे ही कह रहा हूं, क्या आ जाएगा? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, ये जानना चाह रहा हूं ना। हाँ हाँ, साल के शुरू में इतनी कॉस्ट की फिनिश गुड्स पड़ी हुई थी, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। साल के एंड पे, चलो मैं थोड़ी कर लेता हूं फिगर, साल के एंड पे स्टॉक में 4,000 की फिनिश गुड्स पड़ी हुई है। तो अब आप क्या कह रहे हैं? 4960 क्या है? कॉस्ट ऑफ। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ये करा ही दिया और क्या करूं मैं? वो क्या मतलब, एक दफा करा ही दे सवाल है? अच्छा, मेरे हाथ से लिखने से समझ आ जाएगी। आपने सवाल किया? हाँ, कोशिश में क्या शामिल था? है क्या शामिल है कोशिश में, बताओ ना। सवाल पढ़ा, लिखा रजिस्टर पे कुछ है? दिखाओ। हाँ जी, ये तीसरी बार पढ़ा है। ये तो पिछले सेशन का है। तीसरी बार पढ़ा सर, आपको बता रहा हूं। ये सारा सवाल अब हाथ से लिख के दिखाऊं तो उसकी अलग मतलब निकलेगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच जो मैंने समझाया है, जो वाकई वाकई पढ़ना चाह भी रहे हैं बच्चे, वाकई कुछ होते हैं जो एमी शुगर लगा रहे होते हैं, वो घर में बैठने नहीं दे रहे होते, चल कॉलेज चल, तो जो वाकई पढ़ना चाह रहे हैं, और बेशक बोंगे सवाल भी हूं, पूछें मेरे बच्चों, इसमें क्या मसला है जो पूछना है, आपको देता हूं जवाब अभी। इसमें पूछे ना, और क्या पूछना है, जिन्होंने भी एफर्ट की है, जिन्होंने भी, कुछ नहीं। ओपनिंग फिनिश गुड्स में से क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक माइनस कर लें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। क्यों लग रहा है ऐसा, ये पूछ रहा हूं ना, कि किस वजह से ये लग रहा है। हाँ, तो बेची नहीं है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या है? जो ईयर एंड पे बच गई हैं, तो जितनी साल के शुरू में बची हुई थी और जो साल के एंड पे बची हुई हैं, उनका डिफरेंस वो है जो और बनाई है, तो बना के बेच भी तो दी ना। फिर सोच के दोबारा पूछ लेना मुझसे। इलस्ट्रेशन 6 डन। इलस्ट्रेशन 8 कहा, 7 कहा था, हाँ 8 से पहले वाला। इसमें आपसे रिक्वायर्ड था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या आ जाएगा? परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस वो सारे आउट्स जो सेल्स के अलावा हैं उनकी कॉस्ट। तो बिल्कुल वही सब है, बस परचेजेस की जगह क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाद में, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आते हैं। वो कैसे निकलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस। ठीक है, ऐसा ही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए ये क्या है? परचेजेस। तो इसमें हमें फर्स्ट जून को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज इतना, तो ये ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया और ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो गया। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल में प्लस रॉ मटेरियल की परचेजेस माइनस ये क्लोजिंग। जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने नहीं किया वो सवाल पढ़ें। क्या
कौन सा फॉर्मूला? मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था। अच्छा, ये सारे लोग ना बेटे बहुत ना छुन्ने काके बन के नहीं पढ़ी जानी कॉस्ट। आपको मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बोर्ड पे लिख के दिया था और फिर उसके बाद कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेम ऐसे ही है, बस फर्क क्या पड़ेगा कि परचेजेस की जगह। तो अब ये बात दोबारा पूरा लिख के दिखाऊंगा तो बात समझ आएगी। एक है कि आप वाकई ही आपको जो मुश्किल आए समझना है, मैं समझा रहा हूं ना, आपको पढ़ानी है, समझानी है, समझा के ही चलेंगे आगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही नन्हे मुन्ने बन के बैठ जाएंगे तो नहीं बनेगी बात। अगर आपको वाकई, सबसे बात कर रहा हूं सीरियसली, गुस्सा किए बगैर, बड़े सीरियसली मेरे प्यारे से बच्चों, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं कि क्या वाकई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सारे आउट्स की कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, जो पहले लिख दिया था और फिर कहा था कि सेम है सिर्फ परचेजेस की जगह। तो ये जुमला नहीं काफी था, मैं फिर से कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस हाथ से लिख के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो फिर से दोबारा लिखूंगा तो बात बनेगी। सीरियसली सबसे पूछ रहा हूं, नहीं है ना ऐसी जरूरत, तो फिर इसको मैं कह रहा हूं जरा थोड़ा सा खुद भी थोड़े से बड़े होने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कॉस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बच्चा समझ के पढ़ाऊंगा, लेकिन नर्सरी का बच्चा तो ना बने ना। नहीं सर हाथ से लिख के दिखाना ही ना, सर हाथ से लिख के दिखाए ना, ऐसे तो नहीं करे ना यार। लिख दूं कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला हाथ से, रजिस्टर पे लिख दूं आके। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस इशू के अलावा जो भी स्टॉक से आउट हुआ वो माइनस। तो इसके लिए भी कहा था कि बिल्कुल कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसा ही है, बस सिर्फ सेल्स की जगह क्या होगा, इशू आ जाएगा। तो इस तरह से स्मार्टली चीजें पढ़ रहे होंगे। अगर आप समझते हैं सारे कि नहीं सर आप सारा कुछ बोर्ड पे लिख के और हमारे रजिस्टर पे लिखवाएं तो ठीक है, इससे सिर्फ नुकसान ये होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर कुछ चीजों को स्मार्टली डील कर लें तो कर लें, या इलस्ट्रेशन 7 पढ़ लें सारे, जो कर भी आए फिर भी पढ़ लें, कोई बात नहीं, जब डिस्कस कर ही रहा हूं तो। प्लांट की टेस्टिंग कॉस्ट, वो तो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगी ना। प्लांट की टेस्टिंग कॉस्ट, वो तो प्लांट एज एन एसेट उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। एफएच में क्यों जाना चाहिए उसको? अच्छा, ये जो हमने एक्सपेंसेस, ये जो शुरू में टाइप्स ऑफ कॉस्ट बांटी थी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और फिर उसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसको भी मैंने फिर मजीद कह दिया था कि फैक्ट्री के टोटल खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो प्लांट खरीदना इनमें से क्या है? एफओएच है कि प्लांट खरीदना क्या है? अल्लाह, यार रोकना जरा इसको, रेहान रोक। इलस्ट्रेशन 7 पढ़ लें जी जिन्होंने नहीं भी किया। रनिंग कॉस्ट से क्या मुराद है? हाँ, फ्यूल डल रहा है तो वो तो एफओएच है ना। हाँ, वो तो एफओएच है। फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री के सारे खर्चे या डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर, और इन दोनों के अलावा सारे के सारे एफओएच हैं। और फिनिश गुड्स स्टोर में होने वाले खर्चे फैक्ट्री के खर्चों में नहीं कंसिडर होंगे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसिडर होंगे। लेकिन रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे वो फैक्ट्री के खर्चों में यानी एफओएच में कंसिडर होंगे। ये पढ़ा जा रहा है या एक दो स्विच बंद करना बस? नहीं, ऊपर वाले में से चलें, ठीक है, चले वो भी कर दे, रह गया, चलें बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सवाल की प्लानिंग ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, अच्छा सवाल मैं जब पास पेपर के, ये तो बेटे होमवर्क दिया था, अब होमवर्क तो होमवर्क होता है ना, वो तो इसीलिए होता है कि आप सवाल खुद सॉल्व करें, इसलिए नहीं होता होमवर्क कि आप सवाल पढ़ें, उसका सोल्यूशन देखें कि हाँ सही हुआ है। मैंने आपसे बुक अप्रूव थोड़ी कराने को कहा है, आप सवाल पढ़ें, उसको पूरा लिख के सॉल्व करें कंप्लीट, फिर देखें सोल्यूशन, साथ साथ नहीं, क्योंकि जब साथ साथ सोल्यूशन देखेंगे ना तो आपका दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होगा। इसलिए पूरा सवाल खुद सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन देखें, फिर गलतियां पता चलें, फिर ठीक करें। लेकिन होमवर्क में आपको करना पड़ेगा सवाल सॉल्व। जो मैं क्लास में सवाल सॉल्व करूंगा वो सारा बोर्ड पे लिख के सॉल्व कराऊंगा, वो थोड़ी जबानी जबानी करा रहा हूं। ठीक है भाई, लिख के बताऊंगा बोर्ड पे। तो इस सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें सवाल का डाटा देख के पता चल रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पता चल रहा है ना। और वैसे भी ये सारा जो डाटा है ये ट्रेडिंग का थोड़ी होता है, प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके लिए क्या करना था, क्या चाहिए था? कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, अब ये सवाल प्लान हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए चाहिए ओपनिंग फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग बिजनेस होता तो प्लस परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और अगर कोई ओनर ले गया है या चोरी हो गई है या जाया हो गई है, उनकी भी कॉस्ट माइनस, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, ये तीन चीजें पता चलेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको दी हुई है इतने का एक, तो मल्टीप्लाई करके ये फिगर आ जाएगी कितना? 221400। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं पता, तो फिर इसको यहीं छोड़ के इसको कह देंगे वर्किंग वन, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मेहनत शुरू हो जाएगी। यहां तक कोई परेशानी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है या उसकी भी मेहनत करनी पड़ेगी? रॉ मटेरियल परचेजेस है जो ऊपर टेबल में बताया हुआ है, फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल बताया हुआ है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल बताया हुआ है। तो बेशक इसके साथ हम ये ब्रैकेट के अंदर ही ओपनिंग कितना 90, रॉ मटेरियल की परचेजेस 3845970 और क्लोजिंग 9, ये क्या है 000। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकल आएंगे। और क्या चाहिए आगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है। फिर आगे एफओएच, प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन एफओएच है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं जब गुड्स कस्टमर्स तक पहुंचा रहे होते हैं। ये फैक्ट्री का खर्चा है? नहीं, ये एफओएच में नहीं आएगा। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब एफओएच है। सेलिंग कॉस्ट नहीं है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स बिल्कुल फैक्ट्री के, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं है, तो ये बन गया एफओएच। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। अच्छा सॉरी, एंड ऑफ मंथ, क्लोजिंग कोई नहीं है, ओपनिंग। अब इन सबका नेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। इसमें लिख के दिखाऊं, करके कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना दिखाऊंगा तो पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक बताएं मसला, जिन्होंने किया है वो भी और जो अभी सवाल पढ़ रहे थे उनको भी मसला। इसके बाद माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो आपको सिर्फ ये बताया है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बता दिए और 1500 क्लोजिंग यूनिट्स बता दिए। हमें तो कॉस्ट चाहिए। तो कल होमवर्क देने से जस्ट पहले आपको एक सवाल ही कराया था जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैंने दी थी, अब आपने खुद निकाल ली। और 5 तो इस होमवर्क से जस्ट पहले जो क्लास में किया था यही तो किया था। अब ओपनिंग यूनिट कितने थे? 1350। मजीद कितने बनाए? क्लोजिंग 1500 है। किन में से होंगे 5? इन्हीं में से होंगे। तो इनका पर यूनिट रेट कैसे पता? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल ली, इससे डिवाइड करेंगे तो वो रेट आ जाएगा। तो इस तरह क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी। और बताइए इसमें क्या पूछना है? वो नहीं चले भी बेटे, जो भी थे पता नहीं वो। हाँ कर दें, ये भी पता नहीं क्या था। अच्छा अब एनआर भी बताता हूं, लेकिन यही दोनों सवाल अगर अच्छे बच्चे बने तो ये दोबारा करना, पूरा लिख के करना।
थोड़ी परेशानी होनी शुरू होगी मुझे आपकी हालत देख, घबराहट हो रही है मुझे। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि इनको परचेज कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में एक बात समझा रहा हूं और वो अपने अल्फाज में लिख जरूर लेना, मैं मिसाल से बताऊंगा लेकिन उसको अपने आपको खुद ही अपने अल्फाज में समझाना। मैं आपको ना ज्यादातर चीजें तो बोर्ड पे और जबानी लिखवा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें कहा करूंगा अपने अल्फाज में लिख लें, तो वो आपके भले के लिए कह रहा होता है, मुझे पता है इनसे क्या फायदे, तो लिखा करें अपने लिए, अपने अल्फाज में लिखा करें जो बात बता रहा हूं। तो अब ये चीज समझाने लगा हूं, पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर उसको अपने अल्फाज में अपने आप को समझाइएगा। इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व की थी और उसमें कोई एक परचेज बता दें, 500 यूनिट थे कोई शायद है 25 पे कितने बने 12500। अब आपको ना ये 500 यूनिट्स और साथ ये 25 रुपए बताया हुआ था, हो सकता है 25 ना बताया होता, 12500 बता दिया होता, दोनों में से कोई एक चीज बताई होती। ये 25 या ये 12500 कैसे बना होगा? असल में ये कैसे बना होगा? असल में ये ऐसे बना होगा कि सप्लायर से हमने इनको खरीदा होगा, मिसाल के तौर पे 20 रुपए का, फिर ड्यूटीज, टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये 12500 बना होगा। ये लिस्ट भूल गए? जब परचेजेस की लिस्ट बता रहा था तो उसमें सारे थे ना खर्चे, तो इस तरह से ये सब कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा बनते हैं, ऐसे ये 12500 आया होगा। और सवाल वाले ने आपको इस मुश्किल में डालने की बजाय डायरेक्टली 12500 या चलें ये कह लें कि 500 से डिवाइड 25 रुपए बता दिया। हो सकता है सवाल वाला आपको ऐसा डाटा बता देता, तो फिर क्या करते? फिर पहले अलग से आप इसको 12500 बनाते, 25 निकालते, फिर उस टेबल के अंदर आप लिखते। वो जो टेबल में 500 के आगे 25 लिख लिया था, वो फिर आप खुद बना के फिर यहां टेबल में जा रहे होते। अच्छा, मैंने उस वो जो परपेचुअल में टेबल बनाते हैं उसका कोई नाम बताया था आपको? इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं उसको। परपेचुअल में जो एक टेबुलर वर्किंग बना के दी थी उसको इन्वेंट्री कार्ड या इन्वेंट्री लेजर कार्ड ये भी कहते हैं, इन्वेंट्री कार्ड या इन्वेंट्री लेजर कार्ड। इन्वेंट्री कार्ड या इन्वेंट्री लेजर कार्ड। आप लोगों की हालत से ना मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई यार, इसका टेम्परेचर कम कर दिया रेहान, इसको 25 से कम तो बाहर है। ये वाली बात आई समझ कि जो हम लोग उस कार्ड के अंदर परचेजेस इन कर रहे हैं 25 रुपए वाली, जो कि बनता है 12500, तो सवाल में हो सकता है आपको इसका ब्रेकअप बताया हो और ये खुद कैलकुलेट करना पड़े। ये ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स में भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल में भी ऐसा हो सकता है। तो फिर क्या कर रहे होंगे आप? उस टेबल को बाद में पहले वर्किंग करके फिगर निकालेंगे, फिर उस टेबल में उसको लिखेंगे। समझ आया? तो इससे पहले के भूलें अपने आप को समझाएं, अपने आप को अपने सिर्फ ये ऐसे ही नोट कर लेना, ये समझाना भी है कि करना क्या है, इसको अलग से वर्किंग में कैलकुलेट करके फिर टेबल के अंदर हम वो 12500 यूज कर रहे होंगे। ये सारी कहानी अपने आप को समझाएं अपने अल्फाज में।
हाँ जी, लिख लिया। चलें, आपकी हालत को देखते हुए मैं एनआरबी कराना था, वो मैं कल पे डालता हूं। आपको इसका एक सवाल और कराता हूं। इलस्ट्रेशन 8 पढ़ें, मैं करता हूं बोर्ड पे। ये भी मैंने होमवर्क ही देना था, लेकिन मैं बोर्ड पे कर देता। इलस्ट्रेशन 8 पढ़ ले, मैं करता हूं। है जी, क्या हो गया? नहीं नहीं, बोलो बोलो। इलस्ट्रेशन 8 पढ़ लेंगे, वो भी मैं ही पढ़ दूं। चलिए, पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है तो वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये पता चल रहा है। इलस्ट्रेशन 8 कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सवाल में डाटा जिस तरह का दिया हो ना, तो उसको भी वैसा ही ले लेते हैं। जैसे अगर रुपीस दिए हैं तो रुपीस ले लें, रुपीस इन 1000 है तो रुपीस इन 1000 कर लें, रुपीस इन मिलियन है तो मिलियन कर लें। लेकिन इतना कुछ जरूरी नहीं है, अगर आप इसको पूरे रुपीस लेना चाहें तो भी ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये तो हमें निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग प्लस वगैरह। तो ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या बताया था मैंने? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? नहीं, वैसे होता क्या डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल? जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, और तभी वो ये हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि 1 यूनिट के लिए कितना। तो कुकिंग ऑयल बेचते हैं तो झोलियां भर भर के बेचते होंगे, हैं? पैकेट्स होंगे ना। तो अब अगर 3 लीटर का पैकेट है तो उस प्रोडक्ट का हिस्सा, उसकी बोतल भी है और उसके अंदर ऑयल भी है। तो आपको मटेरियल के अंदर परचेजेस की डिटेल में रॉ मटेरियल परचेज भी बताया हुआ है, पैकिंग मटेरियल परचेज भी बताया हुआ है। इसी तरह से इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देखिए एंड पे। तो कुकिंग ऑयल प्रोडक्ट है तो पैकिंग भी उसका प्रोडक्ट का हिस्सा होगा ना, तो इसलिए ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल हैं। तो दोनों के ओपनिंग मिला देते हैं। कितना कितना है ओपनिंग? 700 और 5000। तो ये हो गया ओपनिंग रॉ मटेरियल 5700। क्या हमेशा पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होगा? नहीं, जनरली नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट के नाम से पता चल रहा है। फिर इसके बाद परचेजेस, परचेजेस 60500 भी और पैकिंग मटेरियल की भी, और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन है तो ये भी ऐड होगी परचेजेस में कि नहीं? हाँ, जितने का खरीदेंगे, खरीद के लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, ड्यूटी, सारा कुछ ही परचेजेस में ऐड होगा ना। तो 60500 भी, 2050 भी और 300 भी। लेकिन इस 60500 के अंदर इंक्लूडेड है इसके अंदर 17%। कोई हफ्ता 10 दिन पुरानी बात है, मैंने आपको परसेंटेजेस बताई थी। तो इसमें 17% इंक्लूडेड है। ये 117 है, हमें उसके बगैर वाला चाहिए, तो हमें चाहिए 100।
ये सेल्स टैक्स के बगैर वाला आ जाएगा। तो सेल टैक्स रहने दे, शामिल क्या है रिफंडेबल है। अगर नॉन रिफंडेबल होता तो ऐसे ही रहने देते। ये हो गया, नहीं खैर है बस, ठीक है प्लस 2050 प्लस 300 52565। ये हो गई परचेजेस। इसमें बताइए क्या पूछना है। वैल्यू गलत है, वो भी मेरी ही गलती है। 54059 अब ठीक है। ये सही है कि गलत है? और आगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस, तो क्लोजिंग भी उन दोनों को मिला लेते हैं। मटेरियल कितना और पैकिंग मटेरियल कितना? 285 प्लस 7780 8065। ये बन जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 51694। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। आगे जी, आगे डायरेक्ट लेबर। ये इलस्ट्रेशन 6 जैसी तकरीबन बात है। सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ है इसके बाद 2 लाइनें छोड़ के, और फिर उसका मजीद ब्रेकअप बताया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। और वो ब्रेकअप ये है कि जो ऊपर सैलरीज एंड वेजेस हैं उनमें से 60% फैक्ट्री का, 40% एडमिन का है जी, ऐसा ही है। और फिर उस फैक्ट्री वाले के साथ डायरेक्ट लगा के लिखा हुआ है कि इसमें से 70%, 60 में से 70 कैसे हो सकता है? वो जो 60 लगा के आंसर आएगा उसका 70% वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे बनी? जो सैलरीज एंड वेजेस दी हुई है कितनी, इनमें से पहले 60 करके क्या आएगा? नहीं, वो क्या चीज होगी? वो फैक्ट्री से रिलेटेड होगी। फिर आगे उसमें से दोबारा 70 कर लेंगे तो ये डायरेक्ट लेबर होगी 1050। हाँ जी, नहीं समझ आई? हाँ जी, घड़ी के अलावा कोई और मसला? एफओएच के लिए फिर सवाल शुरू से देखते हैं कि ऊपर से कुछ मिस ना हो गया हो। तो पहले में तो सोया फ्राई हो गया, फिर परचेजेज आ गई, डिटेल ऑफ ओवरहेड, रेंट। लेकिन आगे देख लें कुछ और ना बताया हो। पॉइंट नंबर 1 रेंट का ब्रेकअप बताया है। उन्होंने कहा वो जो ऊपर 2700 आ रहा है उसमें से 2000 तो फैक्ट्री का है। वो तो ठीक है, फैक्ट्री का है तो वो तो आना ही आना है 2000। 500 वेयर हाउस यानी स्टोर का है, लेकिन स्टोर भी आगे 3 टुकड़ों में बताया हुआ है। इसमें से आधा रॉ मटेरियल के स्टोर का है, 10% पैकिंग मटेरियल के स्टोर का है, तो वो दोनों मिला के 60 हो गया मटेरियल का, 40 फिनिश गुड्स का है। तो हमने लेना है सिर्फ 500 का 60%, 50 और 10 मिला के। और जो बाकी 200 है वो सुपरमार्केट्स में हमने कुछ शेल्फ किराए पे लिए हैं कि वहां प्रोडक्ट रख के बेचा करेंगे, तो वो फैक्ट्री का नहीं है। 2300 इस कॉलम में चला के डब्बे के अंदर बंद करना है, वो भी ठीक है। अगर नहीं ऐसे पसंद आ रहा तो इसको इनर कॉलम में लिख लें, बाद में टोटल इधर ले आएंगे। रेंट से आगे सैलरीज एंड वेजेस, तो फैक्ट्री की सैलरीज थी ये, इनमें से 70 डायरेक्ट और बाकी 30 इनडायरेक्ट। तो 2500 का 60% करेंगे पहले, ये क्या चीज बनेगी? ये फैक्ट्री है, उसमें से 70 इधर और 30 इधर, 450। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स उनको भी आगे ब्रेक करके बताया हुआ है। उनमें से 80% फैक्ट्री के हैं, 20% और ऑफिस के होंगे। तो हम तो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसी में आगे चल रहा हूं, वहां जगह नहीं है। अदर वेरिएबल आ गए कितने? 5000 का 80%, 4000। और इसी तरीके से अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, उसका भी नीचे ब्रेकअप बताया हुआ है कि उनमें से फैक्ट्री से रिलेटेड कितने हैं? 1500 का 60%, 900। बस इनका टोटल बन जाएगा 7650। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस,
1950। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 59344। हाँ भाई बताएं इसमें क्या मुश्किलें हैं, कोई परेशानी कोई तकलीफ? हाय चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।